नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हिमालय पर्वत। भारत के भौतिक प्रदेशों में से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। देखें, शुरुआत हम देखते हैं कि भारत को भौतिक आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहले हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, फिर हिमालय पर्वत की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं कि भारत को यदि हम भौतिक आधार पर बांटे तो 10.6% भाग इसका पर्वतीय होगा, 27.7% भाग इसका पहाड़ी है, 18.5% पठारी है और मैदान का प्रतिशत सर्वाधिक है कितना, 23.2%। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, इसमें से सवाल आता है क्या कि यदि भौतिक आधार कह दे या फिजियोग्राफिकल रीजन्स कह दे तो सर्वाधिक मैदान आएगा। और यदि भौगोलिक कह दे, ये याद रखना, भौगोलिक कह दे या ज्योग्राफिकल कह दे कि सिर्फ सबसे ज्यादा किस भाग का प्रतिशत है तो वो पठार आएगा, पठारी भाग। ये याद रखना, भौगोलिक या ज्योग्राफिकल कहते तो सर्वाधिक पठारी भाग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र मेघालय के इर्द गिर्द का हिस्सा है वो भी भौगोलिक आधार पर पठारी भाग माना जाता है। हम चर्चा करेंगे इसकी। और भौतिक आधार पर कह दे, फिजियोग्राफिकल रीजन्स में कह दें तो सर्वाधिक मैदान आएगा। क्लियर है? एसपी चटर्जी ने 1964 में गजेटियर ऑफ इंडिया लिखा था। एसपी चटर्जी ने 1964 में गजेटियर ऑफ इंडिया लिखा था। उसमें भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कौन सा? उत्तरी पर्वत, वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और भारतीय तट और द्वीप, ये 4 भागों में विभाजित किया था। एसपी चटर्जी के अनुसार 4 प्रदेश हैं, लेकिन सामान्यतः हम 5 भाग कर देते हैं। क्या कि प्रायद्वीपीय जो तटीय मैदान है उनको अलग कर दिया और द्वीप समूह को अलग कर लिया, तो हम ये 5 भाग भी कर सकते हैं। लेकिन एसपी चटर्जी के अनुसार 4 ही हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? गजेटियर ऑफ इंडिया लिखा था। क्लियर है? अब हम बात करें कि हिमालय पर्वत भारत का सबसे उत्तरी, भौगोलिक कह दें चाहे ये फिजियोग्राफिकल कह दें चाहे ज्योग्राफिकल कह दें, ये सबसे उत्तर का प्रदेश कौन सा है तो हम कहेंगे हिमालय पर्वत। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत के जो योगदान है, हिमालय पर्वत से हमें लाभ क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें जलवायु के निर्धारण में सबसे अहम भूमिका होती है। कारण क्या है कि जो वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी वर्षा जो होती है उसके लिए हिमालय पर्वत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र से, साइबेरियन क्षेत्र से जो ठंडी हवा आती है उसको हिमालय पर्वत रोक देता है और उसके जो उत्तरी मैदान है भारत के, वहां पर इसके प्रभाव को नगण्य कर देता है। तो यहाँ भी जलवायु के निर्धारण में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर है? फिर हम बात करें कि खनिज भी मिलते हैं यहाँ पर। कृषि के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर जैसे मेवे कह दिया, ये सेब कह दिया, आम कह दिया, ये बहुत सारे फ्रूट हैं जो यहाँ पर उत्पादन होता है। यदि हम दार्जिलिंग की तरफ जाए तो वहां चाय कह दिया। तो ये सारे जो कृषि के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज भी है, जलवायु भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कि राजनीतिक महत्व बहुत
तगड़ा है इसका क्या कि ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। सुरक्षा कैसी कि चाइना का देखें, चाइना के साथ हमारे पास ये प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी प्राकृतिक सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी प्राकृतिक सीमा बनाता है। यदि इस तरफ देखें तो म्यांमार के साथ भी प्राकृतिक सीमा बनती है। तो ये राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? हिमालय पर्वत। अब देखते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत माना जाता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए, वो कोपर का सिद्धांत माना जाता है। कोपर के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि कोपर ने क्या माना था, भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, और भूसन्नति के सिद्धांत के आधार पर हिमालय की जगह पहले क्या मानी गई थी, टेथिस सागर की कल्पना की गई है, टेथिस सागर की उपस्थिति मानी गई थी। उसमें अवसाद जमा होने से जो वलन पड़ा, वो वलन बन करके क्या निर्मित हुआ, हिमालय पर्वत निर्मित हुआ है। कैसे हुआ? जैसे ये पहले भू अभिनति, ये मैदानी भाग है और इसके बीच में भू अभिनति। भू अभिनति का मतलब क्या होता है? भूसन्नति, जो मैदानी भाग से भी नीचे का हिस्सा है, यहाँ से और यहाँ से अपरदित मलबा आकर के इसमें जमा और अंततः आकृति कैसी हो गई, ये जब इसमें जमा हो गया तो दोनों तरफ से इसमें अभिसारी बल लगा और अभिसारी बल से ये भाग ऐसे उठना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार ये भाग उठना स्टार्ट हो गया। अब इसमें ध्यान रखना, उठा कैसे है कि ये भाग ऐसे और ये भाग इस तरह, इस प्रकार से उठा है। तो इसका यदि हम रूप देखें कि हम यदि भारतीय मैदान से उत्तर की तरफ चले जाएं और ठेठ चाइना पार करते हुए यदि हम उत्तर तक इसका विस्तार देखें तो ये प्रतिरूप मिलेगा हमें। कैसा कि सबसे पहले यहां पर गंगा मैदान, गंगा मैदान ये बिल्कुल नीचा हिस्सा है, फिर शिवालिक आ जाएगा, शिवालिक ऊपर उठा हुआ हिस्सा, फिर इससे भी ज्यादा ऊपर उठा हुआ कौन सा है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हो जाएगा। और फिर सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ कौन सा हो जाएगा, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय से भी हम उत्तर की तरफ जाएं तो यहाँ लद्दाख का क्षेत्र आ जाएगा, लद्दाख के क्षेत्र के बाद यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र घाटी के फिर उत्तर में जाएं तो यहाँ कैलाश पर्वत आ जाएगा, फिर ये तिब्बत का पठार आ जाएगा, तिब्बत के पठार से आगे तारिन बेसिन, फिर तिब्बत का पठार। और यहाँ यदि उत्तरतम हिस्सा देखें इस संपीड़न का जो कोपर ने बताया है तो ये आ जाएगा क्युनलुन, क्युनलुन श्रेणी। तो ये जो तिब्बत का पठार है ये कोपर के सिद्धांत के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, स्वासिनबर्ग, ये हमारा स्वासिनबर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब पढ़ते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय का यदि हम अनुदैर्ध्य वर्णन करें, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है कि जिस दिशा में हिमालय फैला हुआ है उसी दिशा में हम एक एक श्रेणी का वर्णन करें तो हिमालय की 3 ही श्रेणियां हैं। ये ध्यान में रखना, बहुत सारी किताब, बहुत सारे कोचिंग सेंटर इसको गलत बताते, 4 श्रेणियां बताते, आपने 3 याद रखनी है। कौन सी? उत्तरतम श्रेणी वृहद हिमालय, फिर उसके मध्य हिमालय और फिर उसके दक्षिण में शिवालिक। तो दक्षिणतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी, शिवालिक हो जाएगी, मध्य में मध्य हिमालय हो जाएगा और सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा, वृहद हिमालय हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। अब हिमालय की उत्पत्ति का यदि हम काल देखें तो वो काल कौन सा आ जाएगा, टर्सरी काल। और टर्सरी काल में भी हम देखें एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड, पल में हिमालय बन गया। ये आप भी बोल करके देखें, ओ माय गॉड पल में हिमालय बन गया। ओ से ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन, ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है ओलिगोसीन। माई से मायोसीन, मायोसीन, और पल से पलायोसीन, पलायोसीन, पल में हिमालय बन गया। ओलिगोसीन में क्या हुआ था, वृहद हिमालय का, वृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। मायोसीन में क्या हुआ था, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था।
और प्लायोसीन में क्या हुआ था, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अब ये ध्यान में रखना कि हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यदि हम देखें तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले उत्तर में, फिर मध्य में, फिर दक्षिण की ओर उत्थान हुआ है। क्लियर है? तो अब हम एक एक हिमालय की जो श्रृंखला है उसकी बात कर लेते हैं। हिमालय जो है वो भारत में नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत कहाँ, पश्चिम में, नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ, पूर्व में, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यदि इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच में। और यदि टोटल इसका क्षेत्र देखें तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हिमाद्री या महान हिमालय की। देखें, हिमाद्री या महान हिमालय, इसकी विशेषता क्या है कि हिमालय पर्वत का सबसे उत्तर का हिस्सा है, हिमालय पर्वत का सबसे उत्तर का हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा भी यही है। और इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 6100 मीटर है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। गांठ बांध लेना, ये पूछा जाता है सवाल। ठीक है, स्टार लगा दिया मैंने यहां। अब इसकी बात करते हैं चोटियों की। सबसे महत्वपूर्ण इसकी चोटियां तथा हिमाद्री के दर्रे हैं। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन चोटियों को जान सकते हैं। क्या कि एक नंग ने नंदा देवी का नाम मकान से धो दिया। अब इससे बहुत सारी इसकी जो चोटियां हैं वो याद रह जाएंगी। किसकी? वृहद हिमालय की बात करो। ए से एवरेस्ट, कै से कंचनजंगा, नंग से नंगा पर्वत, नंदा देवी से नंदा देवी, नाम से नामचा बरवा, मकान से मकालू और दो से धौलागिरी। ये इसमें आपको कितनी चोटियां याद हो गई है? 7 चोटियां याद हो गई है। मैंने टोटल 10 लिखी है, 10 लिखी है। वो ऊंचाई के आधार पर लिखी है। सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा, क्योंकि इसकी अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में है। तो ये नेपाल में है। कितनी ऊंची है? 8848 मीटर ऊंची है। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कितनी है? 8598 मीटर ऊंची है। अब यहां ध्यान रखना कि ये जो कहें कि हिमालय पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी है। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहें तो वो कौन सी होगी? वो K2 होगी। K2 होगी। वो कितनी है? 8611 मीटर ऊंची है। और ये K2 किसका हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये याद रखना, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानी जाती। दूसरी ऊंची चोटी भी नहीं मानी जाती। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी मानी जाएगी? कंचनजंगा को मानी जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है। कौन सी? 8611 मीटर। कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय में स्थित है। क्लियर है? ये हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी मकालू, कितनी? 8481। फिर धौलागिरी 8172 मीटर, मनसालू 8156, चोयू 8153 मीटर, नंगा पर्वत 8126। अब नंगा पर्वत को ध्यान में रखना, ये रहा जो मैंने पश्चिम दिशा में बताया 8126।
फिर अन्नपूर्णा कितना 80 78, फिर नंदा देवी 78 17, और इसके बाद में आएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ, जो मैंने पूर्व में स्थित बिंदु बताया है, इसकी ऊंची चोटी नामचा बरवा कितनी 7756 मीटर ऊंची है। क्लियर है। तो ये पूर्व से पश्चिम विस्तार यदि देखें तो कितना 2400 किलोमीटर, और इसकी ये ऊंची चोटियां। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसकी कि इस महान हिमालय के दक्षिण में क्या है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के दक्षिण में क्या है, शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच में, हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच में यहां पर एक संक्रमण क्षेत्र है। ये संक्रमण क्षेत्र है जिसका नाम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखें इसके जो चारों श्रेणियां हैं उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। चारों श्रेणियां ये वाली चारों श्रेणियों को, जो हिमालय के उत्तर में भी स्थित है, कौन सी, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसको भी हम यहां लिख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सच्चर जोन। सच्चर जोन जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट ना आकर के और सीधा आपसे यूं कहते MCT, तो आप समझ जाना मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात हो रही है। और फिर लघु हिमालय और बाह्य हिमालय मतलब शिवालिक के बीच में कौन सी श्रेणी है, तो वहां लिखना मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये ध्यान में रखना। मेन बाउंड्री फॉल्ट मतलब MBF कह दें तो ये भी चलेगा। ठीक है। तो ये तीन संक्रमण क्षेत्र हैं किसके बीच में, हिमालय के जो तीन श्रेणियां हैं और ट्रांस हिमालय है, उन चार श्रेणियों को यदि हम यूं अनुदैर्ध्य करें तो इनके बीच में तीन संक्रमण क्षेत्र आते हैं। क्लियर है। अब ये यहां ध्यान दें कि जो हिमाद्री से लेकर के और शिवालिक तक जो इसकी लघु श्रेणियां हैं, उनका विस्तार कैसे है, ये विस्तार पूछा जाता है। उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद कर ले। काल जासी पीर शिवा, ये ध्यान में रखना, इसी से बन जाएगी। ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार रिपीट होता है। तो ये श्रेणियां आपने ध्यान में रखनी है। का से काराकोरम, सबसे पहले उत्तर की तरफ काराकोरम आएगी और हिस्सा किसका है, ट्रांस हिमालय का है। यदि हम लय से बात करें तो लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख। फिर जास्कर, इसके बाद में पीर पंजाल, और इसके बाद में शिवालिक। ये मुख्य श्रेणियां हैं जो हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में ये फैली हुई है। क्लियर है। अब काराकोरम और लद्दाख की बात करें तो ये किस में आ जाएगी, ये ट्रांस हिमालय में आ जाएगी। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है क्या, काराकोरम और लद्दाख। इसमें भी देखें तो एक श्रेणी और जोड़ सकते हैं हम, जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। अब ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हुई है, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणी, याद रखना। फिर जास्कर किस में आएगा, वृहद हिमालय में। जास्कर किस में आएगा, वृहद हिमालय में। अब देखें पीर पंजाल किस में आ गया, मध्य हिमालय में। पीर पंजाल के साथ और क्या आ सकता है, महाभारत।
महाभारत, धौलागिरी, धौलागिरी। देखिए ये मैं किसकी बता रहा हूं, ये मध्य हिमालय की, लघु हिमालय की बता रहा हूं। कौन कौन सी, पीर पंजाल, महाभारत, धौलागिरी, मंसूरी, मंसूरी और नागटिब्बा, नागटिब्बा। इनमें से किसी में से भी सवाल पूछा जा सकता है। मसूरी, नागटिब्बा, धौलागिरी, महाभारत या पीर पंजाल कह दे तो किस में आएगी, मध्य हिमालय में आएगी। मध्य हिमालय कौन सा, जो लघु हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे दक्षिण में कौन सी है, शिवालिक। तो शिवालिक शिवालिक में आई जाएगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाह्य हिमालय कह सकते हैं। नवीनतम श्रेणी यही है। तो इसके बारे में सवाल क्या पूछा जाता है कि हिमालय में सर्वाधिक भूस्खलन किस श्रेणी में होते हैं, तो आपने याद रखना है शिवालिक श्रेणी उसका उत्तर आएगा कि सबसे ज्यादा भूस्खलन किस में है, शिवालिक श्रेणी में। इसका कारण क्या है कि ये अभी भी उत्थान की ओर है, मतलब अभी भी इसमें उत्थान हो रहा है और नवीनतम श्रेणी है ये। क्लियर है। अब हम एक एक श्रेणी की बात करेंगे। जैसे हमने हिमाद्री की तो बात कर ली थी, किस रूप में, इसकी चोटियों के रूप में, इसकी श्रृंखलाओं के रूप में। अब करते हैं हिमाद्री के जो दर्रे हैं, दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट है, हम दर्रे की बात करते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ हिमालय के सारे दर्रे लिख दिए हैं, उनको एक एक जो आधुनिक वर्गीकरण है उसके अनुसार, जो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश का वर्गीकरण है उसके अनुसार हम याद करते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। शुरुआत में हमें जो पुराना जम्मू कश्मीर है उसके जो दो टुकड़े हुए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, उससे हमें दर्रे याद करने हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये J&K का है, J&K का, और ये वाला जो हिस्सा है ये है लद्दाख, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में दो दर्रे हैं, कौन से, पीर पंजाल और दूसरा है बनियाल दर्रा, बनियाल दर्रा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है, मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है। जम पीर बन गई, जम पीर बन गई, जम से जम्मू कश्मीर, बनी, बनी से बनियाल दर्रा, पीर से पीर पंजाल का दर्रा। तो ये दो जम्मू कश्मीर के दर्रे, इसमें से बनियाल दर्रे को याद रखना है। कैसे, क्योंकि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा, बनियाल दर्रा है कहां पर, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर है। अब देखते हैं लद्दाख के दर्रे कौन से हैं। लद्दाख में टोटल 3 है, उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं कि लद्दाख, लद्दाख काबू जो लद्दाख करे, इस ट्रिक से याद करना, काबू जो लद्दाख को करे, काबू जो लद्दाख करे। का से काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, और जो से जोजिला दर्रा, और लद्दाख से लद्दाख का क्षेत्र आ जाएगा। काबू जो लद्दाख को करे, ये याद रखना है। अब इसमें देखना जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को कश्मीर से जोड़ता है। जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। किस हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है। और फिर जोजिला, जोजिला कौन सा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वो कौन सा है, जोजिला दर्रा। कहां पर है, लद्दाख श्रेणी में है। फिर हिमाचल प्रदेश के दर्रा, 12 शिप हिमाचल की रोई में, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। 12 शिप हिमाचल की रोई में, रोई खेत, तो हिमाचल की रोई में 12 शिप, ये याद कर सकते हैं। 12 से 12 लाचा, शिप से शिप किला, और रोई से रोहतांग दर्रा। तो ये 3 किसके हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये 12 लाचा, ये शिपकिला दर्रा और ये रोहतांग दर्रा, तीनों ही कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें जो शिपकिला है ये विशेष है, क्यों, क्योंकि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है।
क्लियर है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 3 दर्रे हैं, ट्रिक से देखते हैं। लिपुलेख, नीतिमान उत्तरा, लिपुलेख नीतिमान उत्तरा। लिपुलेख दर्रा, नीति से नीति दर्रा, मान से माना दर्रा और कहाँ के है, उत्तराखंड के है। ये तीनों ही विशेष इसलिए है क्योंकि जो माना दर्रा है वो कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। जो नीति दर्रा है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मानसरोवर या कैलाश की यात्रा के लिए रास्ता देता है। कौन सा, नीति दर्रा, उत्तराखंड से होकर के जाते हैं मानसरोवर। और लिपुलेख दर्रा ये ट्राई कॉर्नर पास है। ट्राई कॉर्नर पास का मतलब क्या होता है कि नेपाल, चीन और भारत के जो ट्राई बिंदु है, मतलब त्रिकोण बिंदु है, वहां पर स्थित है। कौन सा, लिपुलेख दर्रा। कहां पर है, उत्तराखंड में। ये सारा नेपाल का हिस्सा आ गया। फिर यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के 2 दर्रे याद रखने हैं। कौन से, नाथुला दर्रा और जेलेप दर्रा। याद रखना, नाथुला दर्रा को रेजिंग फिंगर कहते हैं और ये ही वो दर्रा है जिससे होकर के चीन और भारत के बीच में व्यापारिक रास्ता बनता है। सामरिक महत्व की दृष्टि से भी नाथुला दर्रा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे आपने याद रखने हैं, बोमडिला, यांगयाप और दिप्पू दर्रा। इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बोम या दिप्पू अरुणा के पास है, बोम से बोमडिला, या से यांगयाप, दिप्पू से दिप्पू दर्रा कहां पर है, अरुणा के पास, तो अरुणाचल के पास। और लास्ट में है तुमणी, तू से तुजु दर्रा और कहां पर है, ये मणिपुर में है। ये सारे के सारे हिमालय और ट्रांस श्रेणी के दर्रे आ गए। इसमें देखें तो जो बुर्जिल दर्रा है और जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख श्रेणी के हैं और कहां पर आते हैं, हिमाद्री हिमालय में आते हैं, महान हिमालय में आते हैं। इसमें देखें तो शिपकिला और बारालाचा ये 2 हिमाचल प्रदेश के दर्रे किस में आएंगे, ये महान हिमालय में आएंगे। माना, नीति और लिपुलेख तीनों ही किस में आते हैं, महान हिमालय में आते हैं। और नाथुला और जेलेप ये भी किस में आते हैं, महान हिमालय में आते हैं। तो ये महान हिमालय के दर्रे अलग से याद करना चाहें तो ये कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हम मध्य हिमालय के बारे में। देखें जो लघु हिमालय है या इसको क्या कहते हैं, मध्य हिमालय है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये भी चापाकार श्रेणी में है। और इसके यदि उत्तर में देखें तो क्या है, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और दक्षिण में देखें तो शिवालिक है। अब ये बार बार आपने नाम लेना है कि जो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो संक्रमण जोन बन रहा है उसको क्या कह देते हैं, उसको MCT कह देते हैं। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में बन रहा है उसको क्या कह देते हैं, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये नाम दे देते हैं। ये ध्यान में रखना है आपने। क्लियर है। अब देखें कि इसमें जो मुख्य श्रेणियां हैं वो कौन सी है, धौलाधार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी है। मैं शुरुआत में भी बता चुका हूं आपको। इसमें पीर पंजाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये सबसे लंबी श्रेणी है और ये झेलम नदी से व्यास नदी के बीच में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में बहती है और उसके बाद में इसकी दिशा परिवर्तन होती है। कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी की। लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल 2 दर्रे हैं। मैं अभी पीछे दर्रे का वर्णन करके गया हूं। इसमें बनिहाल दर्रे को याद रखना, इसमें जवाहर सुरंग स्थित है और जवाहर सुरंग क्या, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। क्लियर है। इसके बाद में कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी नती लंबी घाटी है, नती लंबी घाटी, लटकती हुई घाटी है। ये धौलाधार से व्यास नदी तक विस्तृत है, धौलाधार श्रेणी से व्यास नदी तक। कुल्लू घाटी को कौन सी घाटी कहते हैं, अनुप्रस्थ घाटी कहते हैं और ये कहां पर है, रावी नदी के उत्तरी दिशा में स्थित है। इसके बाद में कश्मीर में कुछ ठंडे
घास के मैदान है, घास मैदान है, उसको क्या कहते हैं? उसको मर्ग कहते हैं। घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग। उसी के नाम पर बना है क्या? गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये घास के मैदान जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ठंडे घास के मैदान। गुलमर्ग की आइसक्रीम होती है, वो सिंबल होता है कि ठंडे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उत्तराखंड में इनके जो मैदान है उसको क्या कह देते हैं? बुग्याल या प्यार कह देते हैं। यहाँ इसी श्रेणी में स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। कौन कौन से? जो हिल स्टेशन है, जो पिकनिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन से? शिमला हुआ, मसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, दार्जिलिंग हुआ और डलहौजी हुआ। तो ये थी किसकी विशेषता? मध्य हिमालय की। अब देखते हैं शिवालिक श्रेणी की क्या विशेषता है। शिवालिक श्रेणी के निर्माण की यदि हम बात करें तो हिमालय से जो अपरदित मलबा है वो दक्षिणी भाग में जमा हुआ और दूसरी तरफ से संपीड़न बल लगने की वजह से वो मलबा ऊपर उठ गया, तो निर्माण माना जाता है शिवालिक का। और किस काल में हुआ इसका निर्माण? प्लायोसीन काल में इसका निर्माण माना जाता है। और यदि हम इसकी विशेषताओं में पढ़ें तो ये शुक्र पृष्ठ की भांति दिखाई देता है। कहां से? यदि गंगा के मैदान से देखा जाए तो शुक्र पृष्ठ मतलब जो सूअर की पीठ होती है उसकी भांति दिखाई देता है, उसको शुक्र पृष्ठ कह देते हैं। इसमें छोटी छोटी घाटियां हैं, घाटियां, उन घाटियों को विशेष क्षेत्र में विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिम में इसको दून कहते हैं, दून से ही नाम पड़ा है देहरादून। देहरादून सबसे विशेष दून, सबसे महत्वपूर्ण दून देहरादून को ही कहते हैं। किस तरफ है? पश्चिम में। यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ आए तो इसका नाम क्या हो जाता है? द्वार हो जाता है। जैसे हरिद्वार, हरिद्वार। तो ये हरिद्वार नाम है उस घाटी के आधार पर ही पड़ा हुआ है। उस घाटी को इस शिवालिक श्रेणी में क्या कह देते हैं? हरिद्वार कह देते हैं। और सिंधु घाट से लेकर के ब्रह्मपुत्र के नदी तक, यांग्याप दर्रे तक इसका विस्तार 2400 किलोमीटर तक है। जम्मू कश्मीर में इस श्रेणी को जम्मू पहाड़ियां कहते हैं। उत्तराखंड में इस श्रेणी को डूंडवा श्रेणी कहते हैं, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेपाल में शिवालिक श्रेणी को चुरिया मुरिया श्रेणी कहते हैं, चुरिया मुरिया श्रेणी। और डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश में इसके नाम लिए जाते हैं। हालांकि ये पूर्वांचल के हिस्से हैं। पूर्वांचल क्या है? देखें, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड का हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद में मिजोरम। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम, नागा, मिजो ये पहाड़ियां हैं इस प्रकार से। तो ये सारी पहाड़ियां क्या किसका भाग कहलाती है? वैसे ये पूर्वांचल का भाग कहलाती है, पूर्वांचल का हिस्सा कहलाती है। और मेघालय में भी, जैसे ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर मेघालय में यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। इसमें भी खासी की पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर है क्या? मासेराम, मासेराम नाम सुना होगा, जहाँ पर संसार की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये भी भौतिक रूप से तो किसका हिस्सा है? पर्वतीय क्षेत्र का है। और यदि जियोग्राफिकल, भौगोलिक रूप से देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाती है। इसलिए हम पूर्वांचल में इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखें, जियोग्राफिकल कंडीशन की दृष्टि से देखें तो ये जो गारो, खासी, जयंतिया है ये किसका हिस्सा हो जाएगी? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं कि सिडनी बुर्नार्ड ने हिमालय के 4 भाग बताए हैं। किसके आधार पर? नदी अपवाह तंत्र के आधार पर। नदी अपवाह तंत्र के आधार पर 4 भाग बताए हैं। कैसे? देखें,
सिंधु नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, सिंधु सतलज, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी देखें, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन 5 नदियों के बीच में हिमालय के 4 प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, इसको प्रादेशिक विभाजन किए हैं। सबसे पहले कौन सा हिमालय आता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस किस के बीच में? सिंधु से सतलज के बीच में। दूसरा, सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके बीच में? सतलज से काली के बीच में। अब काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय, असम हिमालय। इसमें पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर चौड़ा है, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर चौड़ा है, नेपाल हिमालय सर्वाधिक 800 किलोमीटर चौड़ा है और असम हिमालय 750 किलोमीटर चौड़ा है। क्लियर है? और पंजाब हिमालय की बात करें तो इसका ज्यादा विस्तार कहाँ होगा? इसका ज्यादा विस्तार जम्मू कश्मीर, जिसको आप वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा और थोड़ा सा हिमाचल का हिस्सा इसमें सम्मिलित है। कुमायूं हिमालय में देखें तो थोड़ा सा हिमाचल का हिस्सा और उत्तराखंड का भाग, नेपाल हिमालय में पूरा नेपाल आ जाएगा और असम हिमालय में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम ये हिस्से आ जाएंगे। क्लियर है? सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय में, और सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है? नेपाल हिमालय। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार से वर्णन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप खुद भी इसे लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करें।